खबर दमदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे के दौरान आज बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। उसके बाद रविदास घाट पर जेटी के लोकार्पण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही पीएम के व्यक्तित्व वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। अब किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के 38 जिले में बाढ़ आती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद हालात बदले हैं। अब यूपी के सिर्फ 4 से 5 जिलों में बाढ़ आती है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का उसमें प्रभाव पड़ता था। थोड़ी भी बारिश पड़ती थी, बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे। और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग आए, आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा 2017 में ही। मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने दो। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था। तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था। तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैं कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पे 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर लिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने आज गंगा किनारे रहने वाले किसानों और व्यापारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सौगात के तहत किसान अब जल मार्ग के जरिए अपने उत्पादों को दूसरे जिले या फिर राज्यों में भेज पाएंगे। इसके लिए रविदास घाट से सीएम योगी ने 15 जेटियों को पूर्वांचल वासियों को समर्पित किया। इस सौगात पर बोलते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है, पीएम मोदी की काशी में यूपी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने आज पूर्वांचल के किसानों के लिए बड़ा सौगात दिया। ये सौगात गंगा के ऊपर बनी ये जेटी है। ये जो जेटी आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई भी इसकी लगभग 4 से 4.5 मीटर है। इस जेटी के माध्यम से जो गंगा किनारे रहने वाले छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको बहुत बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। उसका कारण ये है कि इसके पहले जब शहर के अंदर आना पड़ता था तो सड़कों की रास्ता अपनानी पड़ती थी। सड़क के रास्ते से ही वो अपने मंडी में जाकर के व्यापार करते थे और करते हैं। तो लेकिन अब क्या है कि जल परिवहन को बढ़ावा देते हुए इस जेटी को गंगा के किनारे प्रमुख शहरों पे लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाराणसी के रविदास घाट पर भी ये लगाया गया है। इसके आसपास के शहर के लोग, गाजीपुर, चंदौली, बलिया जैसे शहर के लोग जब बड़ी नावों से अपना सामान लेकर के आएंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर वो रुकेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह है कि जब गाड़ी आएगी तो इस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी और बहुत ही आराम से इस जेटी के सहारे सामान इस रास्ते से होते हुए शहर के अंदर चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो सड़क के माध्यम से जो ट्रैफिक की जो दिक्कत होती थी वो ट्रैफिक की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ट्रांसपोर्टिंग की जो खर्च होती थी सड़क के माध्यम से ज़्यादा उनको पड़ जाती थी वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में उनके जो लागत लगी उनका ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो ये जेटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खासा मददगार साबित होने जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों काशी के दौरे पर हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज बीएचयू के स्टार्ट प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुलाकात की, बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने देश में हो रहे विकास और परिवर्तन को साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने करीब 2 घंटे तक युवा उद्यमियों से मुलाकात की और उनके स्टार्टअप के बारे में भी जानकारी ली है और कहा है कि यूपी में 7500 नए स्टार्टअप हो गए हैं। इन नए उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में इनोवेशन क्रांति ला दी है, जिसने विकास की एक नई दिशा निर्धारित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। शीर्ष अदालत ने साथ ही संबंधित पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया है। अदालत ने अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सरल भाषा में समझाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से जो शिवलिंग का प्रोटेक्शन वाला एरिया था, जिसको प्रोटेक्ट किया था शिवलिंग के एरिया को, जहां पे हमने कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया था, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू करेगा और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट के फर्दर आदेश नहीं होते हैं तब तक कंटिन्यू करेगा। और किस मामले पर आप लोग को जवाब देना है इस पूरे मामले में, जो फिलहाल अभी जो मुस्लिम पक्षी याचिका SLP है, जो कमीशन अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, उस याचिका के खिलाफ हमको जवाब देना है 3 हफ्ते के अंदर। कितनी बड़ी राहत मानते हैं विष्णु? बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है वो 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था, इसीलिए वो ऑर्डर एक्सटेंड होना बहुत जरूरी था और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सिलसिले में जो वज़ू खाने वाला एरिया है उसके स्टेटस को के टाइम को एक्सटेंड किया है। हम ये समझते हैं कि एक वेलकम स्टेप है, जिससे कि जब तक कि फाइनल जजमेंट ना हो जाए तब तक हम समझते हैं कि वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि किसी किस्म की मज़ीद वहाँ पे एक्टिविटी ना हो, किसी किस्म की मज़ीद कंट्रोवर्सी ना हो और एक पुरअमन माहौल में इस फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुरक्षा का आदेश दे रहे हैं और शिवलिंग की सुरक्षा का यह आदेश इस एप्लीकेशन के फैसले के 8 हफ्ते बाद तक जारी रहेगा। एप्लीकेशन 12 सितंबर 2022 को खारिज हो गई। 8 हफ्ते आज पूरे हो रहे थे, इसलिए हिंदू पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई कि सुरक्षा का यह आदेश बढ़ाया जाए। विश्व हिंदू परिषद को प्रसन्नता है कि किसी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। सब पक्षों की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अपने आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इधर ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई एक बार फिर से टल गई। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ, राग भोग आरती करने की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अब अगली सुनवाई जो है वो 18 नवंबर को होगी। प्रतापगढ़ से खबर मिल रही, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिन से छात्रों का हंगामा होता रहा है। दूसरे दिन भी छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। सुबह पीटी के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर के मेन गेट पर ताला लगा दिया, शिक्षकों को बाहर कर दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने अमेठी और सुल्तानपुर के प्रिंसिपल को स्कूल भेजा और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया।
जिसके बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला गया और प्रशासन ने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। यहाँ मैं असेंबली में 1 मिनट लेट पहुँचा था तो प्रिंसिपल साहब मुझे बुलाए और पहले हाथ से मारे, काफ़ी डंडे से कम 1 या 2 मिनट तक मुझे मारे। उसके बाद फिर मेरे प्रिंसिपल से छुड़ाने आए तो मुझे और मारते ही देखिए, इसी वजह से चोट लगी थी, डंडे से यहाँ मार दिए। मैं पीटी में समय से भी था, 5 मिनट पहले भी था, लेकिन फिर भी मुझे सामने से आधे समय रोक कर यहीं पे मारा गया था और मुझे काला शब्द कहा का प्रयोग किया गया था मेरे साथ। मेरे को कौन कहा? प्रिंसिपल साहब ने, और पीछे पैर से मारा भी गया था। सुबह से खाए हो कुछ? नहीं, कल शाम से नहीं खाए। अब मांग तो सर ऐसे पूरी हुई है कि अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जो लोग आए थे, 2 प्रिंसिपल आए थे कहीं बाहर के, वो बताएं कि 1 हफ्ते में आपको कुछ परिणाम इसका मिलेगा। जो आप लोग स्ट्राइक किए हैं इसके आपके पक्ष में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और हम लोग अब वेट कर रहे हैं 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते बाद कुछ नहीं होता है फिर आगे फिर जो सेम वही डिमांड थी प्रिंसिपल साहब के खिलाफ, कुछ पनिशमेंट से रिलेटेड, कुछ एक्सेस पनिशमेंट से रिलेटेड बच्चों की ग्रीवांसेस से, तो उसी के को लेकर के फिर से धरने पे बैठे थे। अमेठी से नवोदय के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे और एक सुल्तानपुर नवोदय के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे। उन्होंने बच्चों के साथ बात करके फिलहाल एक अग्रीमेंट हो गया कि जो भी बच्चों ने आरोप लगाए उनकी जांच करी जाएगी और अगर जांच में सही पाया जाता है तो प्रिंसिपल साहब के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए आज 4 नामांकन सेट खरीदे गए। मैनपुरी के जिलाध्यक्ष ने डिंपल यादव के लिए नामांकन पत्र का 4 सेट खरीदा है और जल्द ही डिंपल यादव नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। जनपद समाजवादियों का रहा है और हमेशा रहेगा। समाजवादी पार्टी के अलावा इस जनपद में किसी ने कोई काम नहीं किया, चाहे विकास का काम हो, नौजवानों का, किसानों की बात हो, तमाम नौजवानों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से लगा के तमाम विकास का कार्य श्रद्धे नेता ये मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री बने। सहारनपुर में छत पर खड़े होकर तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक किसी को डराने की नीयत से छत पर चढ़कर तमंचा लहरा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये मामला कुतुबशेर इलाके का है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बांदा में 7 साल के एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और इसी दौरान आरोपी ने उसे टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर उसके साथ गलत हरकत की। बच्चे के घर लौटने पर अपने परिजनों को आपबीती बताई है, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। ये जानकारी में प्रकरण आया है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग युवती के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये कल थाना मंसूरपुर क्षेत्र में ग्राम संधावली में एक सूचना आई थी, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी की सूचना आई थी। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो पीड़ित महिला है उसको अस्पताल पहुंचाया गया था मेडिकल और प्राथमिक उपचार के लिए। इसके उपरांत जो लड़की है उसके भाई ने एक थाने पर तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उस तहरीर में एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। उधर सहारनपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां हथनी कुंड गंदेवड हाईवे पर एक बेकाबू कार पूर्वी यमुना नहर में गिर गई। घटना बेहट के मिर्जापुर के रायपुर गांव के पास की बताई जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि कार का ब्रेक फेल हो जाने के चलते कार बेकाबू हो गई थी।
गनीमत इस बात की रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। मुरादाबाद में बौद्धिक मूल्यांकन के लिए कमिश्नर ने बच्चों की परीक्षा कराई। बच्चों के शैक्षिक स्तर के मूल्यांकन के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। ब्लॉक मूढ़ा पांडे में 137 प्राइमरी स्कूल के 16,260 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए। प्रकार की परीक्षा संपन्न हुई। ये परीक्षा माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बौद्धिक स्तर की परख के लिए आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ब्लॉक में 22,228 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग 16,500 के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी है। कॉपी अभी जमा हो रही है, जमा होने के बाद जब फाइनल फिगर आएगी तब एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने % बच्चों ने परीक्षा दी। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर डिघरुआ पावर हाउस में लाइनमैन से बदसलूकी का मामला सामने आया है। जेई पर लाइनमैन के साथ बदसलूकी और गाली गलौज का आरोपी लगा है, जिसके खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है और अधीक्षक अभियंता ऑफिस में धरना प्रदर्शन भी किया। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानूनी शिकंजा कस गया है। याकूब कुरैशी समेत 7 लोगों पर खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि याकूब कुरैशी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जो अपने बेटों के साथ फरार चल रहा है। दरअसल पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था, जिसमें सड़ा हुआ मांस बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग ने मीट फैक्ट्री को सीज कर दिया था। इसके साथ ही याकूब कुरैशी के घर को भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। थाना खरखौदा के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट के तहत आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये कुल 7 लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीता बेगम, इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। पूर्व में इसी थाने में एक अवैध रूप से मीट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि पूरी जो मीट फैक्ट्री है वो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो गुणवत्ता से जो मानक है उसके निम्न जो मीट फैक्ट्री के जो मांस के उत्पाद है उनका प्रोसेसिंग वहाँ पे की जा रही है और ये सब चीजें वहाँ पे बेचने के दौरान सही पाई गई थी, जिसमें चार्जशीट लगी थी और उसी चार्जशीट के जो मुकदमा है उसके आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। और पुराने जो मुकदमा है उसमें कुछ लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे, लेकिन कुछ लोग इसमें फरार चल रहे हैं और जो फरार चल रहे थे उनके ऊपर भगोड़ा घोषित होने की कार्रवाई की गई थी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत। साथ ही साथ उसमें धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसमें कुर्की के दौरान के बाद इसमें मफरूरी में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई है और उसी मुकदमे में इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कौशाम्बी में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कौशाम्बी जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। ऑडिट टीम ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। भ्रष्टाचार का ये मामला कौशाम्बी जिला पंचायत का है। ऑडिट टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पंचायत के अधिकारियों ने पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा धांधली की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 72,39,000 रुपए का अनियमित भुगतान किया है। इसी तरह से साल 2019-20 में 8 करोड़ 4 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया, जबकि साल 2018-19 में 1 करोड़ 14,56,000 रुपए और साल 2017-18 में 58,80,000 रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। अफसरों ने बिना काम कराए ही करोड़ों का भुगतान किया था। ऑडिट टीम ने इसकी जांच की तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। जिला पंचायत कौशाम्बी में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021 तक के ऑडिट के बारे में लगभग 20 करोड़ के गबन का आदेश आपत्ति लगाया गया है, लगाया जा रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। ऑडिट में आपत्ति जताई गई है, जिसका ऑथेंटिक जवाब सक्षम साक्ष्यों के साथ सक्षम अधिकारी के पास भेजा गया है। सिद्धार्थनगर जिले में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटे करीब दर्जन भर खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई।
जिला कृषि अधिकारी की अगुवाई में हुई छापेमारी में फर्टिलाइजर के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस वक्त जिले में फर्टिलाइजर की मांग है, किसानों को उचित दाम पर सही खाद मिले, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक जिले में खाद की कोई भी कमी नहीं है। जी, जनपद के किसानों को उनकी मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्वक और गुणवत्तायुक्त खाद मिल सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और ये भी सुनिश्चित कराई जा रही है कि किसी भी दशा में खाद का दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो, तस्करी न हो। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज दर्जनों भर दुकान पर छापा मारा गया। मधुबनिया, मोहाने, बर्डपुर, लोटन, पंडितपुर नमूना ग्रहित किया गया। इसको भेजा जाएगा। भेजने के बाद इसका जो परिणाम आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। किसानों का बयान भी लिया गया। कहीं से भी अभी कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की समस्या नहीं मिल रही है, न ही अभी यह फर्टिलाइज़र का तस्करी करते हुए कहीं कोई मामला संज्ञान में आया। यदि ऐसा भविष्य में भी छापेमारी लगातार होती रहेगी, कहीं भी इस तरह का मामला संज्ञान में आएगा तो उसको ऊपर ऐसे विक्रेता के ऊपर और जो उसमें तस्करी में संलिप्त होगा उसके विरुद्ध। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 18 नवंबर तक ईडी रिमांड बढ़ गई है। 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक ईडी रिमांड पर रहेंगे और 6 दिन और बढ़ाई गई है रिमांड की अवधि। हालांकि इस दौरान काफ़ी पूछताछ भी की जा रही है और 18 नवंबर तक बढ़ाई गई है ईडी रिमांड। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। बाहुबली और माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ेंगी। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी को ईमानदार और बहादुर बताया तो मैनपुरी से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कड़ा ऐतराज भी व्यक्त किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।